गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं एक नया रीजेंट जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट सबसे इंपॉर्टेंट रीजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये ऑलमोस्ट सब फंक्शनल ग्रुप पे हमला करने की टेंडेंसी रखता है। अगर हम हाइड्रोकार्बन या एक आध ग्रुप को और छोड़ दें तो ये सबके साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसकी जो रिएक्शंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में सिर्फ हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, इसके रिएक्शंस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड बनता कैसे है। ग्रिग्नार्ड को जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें हम लेते हैं कोई भी एक एल्काइल या एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड। आप कैसी भी हैलाइड यूज कर सकते हो, चाहे वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में हो चाहे वो ना हो, और उसके साथ आप मैग्नीशियम लेते हो और आप धीरे धीरे करके इसके अंदर ईथर भी ऐड करते हो एज अ सॉल्वेंट। अब बात करें रिएक्शन होती कैसे है, ईथर का रोल क्या है और स्पीड कैसे इसकी बढ़ती है अगर आप एल्काइल हैलाइड को चेंज कर दो या आप जो है सॉल्वेंट को चेंज कर दो। तो सबसे पहले कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैग्नीशियम को अगर ईथर के साथ नहीं लोगे और आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ लोगे तो एक खतरा है कि मैग्नीशियम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। अगर हम वाटर ले लें और मैग्नीशियम ले लें तो मैग्नीशियम तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद H+ को हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसलिए हम बड़ा ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर ईथर ही यूज करें। ईथर का जो काम है वो मेनली मैग्नीशियम को बचाना है ताकि वो जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन या CO2 या कोई और गैस है उसके ऊपर हमला न कर दे। कोई होता यह है कि मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद गैस है जैसे कि O2 उसके साथ जलने लगता है, वो रिएक्ट करने लगता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। कई बार मैग्नीशियम CO2 के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। इसलिए जब हम ईथर लेते हैं तो ईथर चूंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो जो आपका रिएक्शन मीडियम है उसके ऊपर एक कवर कर लेता है उसको, जिससे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में ना आ पाए। तो ये तो रहा इसका पोस्ट रोल। जब एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जब आपका ग्रिग्नार्ड बन जाता है तो ये ग्रिग्नार्ड भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप इसको सीधा ले लें तो ये फिर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के ऊपर हमला करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे मान लो आपका ग्रिग्नार्ड बन गया और बनने के बाद अगर मैं इसको ईथर में न रखता तो होता ये कि ये R नेगेटिव भी O2 पे अटैक कर जाता और एल्कोहल बना देता। ये RMgx CO2 के अटैक करके एसिड बना देता। तो हम करते ये हैं, इसके साथ जो THF लेते हैं ये 2 काम करता है। रिएक्शन से पहले इसने इसको बचाया है मैग्नीशियम को जलने से या किसी और गैस के साथ रिएक्ट करने से। दूसरा, जो एक बार ग्रिग्नार्ड बन गया तो उसकी जो भूख को कम किया है अपने लोन पेयर देके, ताकि ये स्टेबल हो जाए और लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। अब जब ये बनता है तो इसमें RX पे जब Mg अटैक करता है तो हालांकि होता है इस तरह से, इसको धीरे धीरे करके THF को डालते हैं इसमें हम, वरना होगा ये कि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, एकदम आग लग जाती है। तो आप कोशिश करते हो कि आप स्लोली इसमें करो क्योंकि रिएक्शन में हीट बहुत ज्यादा डेवलप होती है, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। Mg यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ होगा ऐसे कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे RX के सिग्मा स्टार में, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, R पे माइनस आएगा, X पे भी माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए और Mg पे 2 प्लस है ही, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, इस तरह से RMgx बनता है। कई बार एग्जाम से ये भी पूछ लेता है कि THF के साथ जब RMgx लेते हो तो वहां पर मैग्नीशियम की हाइब्रिडेशन क्या है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे ये मैग्नीशियम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसको आप टेट्राहेड्रल भी बोलते हो। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, क्योंकि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक के मतलब कार्बन और मेटल का यहाँ बॉन्ड होगा। अगर कार्बन के साथ पोटेशियम ले हुए आप, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, कार्बन के साथ सोडियम लोगे, कार्बन के साथ Mg लेते हो, कार्बन के साथ लिथियम लेते हो, कार्बन के साथ कॉपर लेते हो, तो जो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा आयनिक है, तो इसी वजह से कार्बन यहाँ इसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है और पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से ये बहुत रिएक्टिव होता है। अगर हम कार्बन कॉपर की बात करें, जिसको आप आगे चल के गिलमांस रीजेंट के नाम से जानते हो, तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा कोवेलेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। इसी वजह से गिलमांस रीजेंट बहुत सॉफ्ट अटैक करता है और एक ही बार हमला करता है, बार बार अटैक नहीं करता। जबकि जो ग्रिग्नार्ड है बहुत ही खतरनाक है, ये बार बार हमला करता रहता है। ये तब तक अटैक करता है जब तक वहां से अटैकिंग पोजीशंस जहां पर हो रही है वहां पर चार्ज पूरी तरह से गायब ना हो जाए। इसलिए देखा गया है कि चाहे एस्टर लो, चाहे कीटोन, चाहे एल्डिहाइड, चाहे एनहाइड्राइड, कुछ भी आप लो, एसाइल क्लोराइड्स, ये मैक्सिमम ये कोशिश ये करता है कि मैं सबको अल्कोहल तक ले जाऊं। तो जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं उसमें इतना बता दूं कि खाली अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो कार्बन कॉपर का बॉन्ड जो है बहुत सॉफ्ट है और कार्बन पोटेशियम का बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा हार्ड है। तो मैग्नीशियम कहीं बीच में आता है, ना तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना ये बहुत ज्यादा हार्ड है। हालांकि रिएक्टिव भी अब भी है, पर RLi जिसको हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कहते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू
RMGX। और RCU सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, जिंक यहीं पर लास्ट में ही इसके आसपास ही जिंक भी आ जाता है, जिसे हम R2ZN भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाड। अगर मान लो आप एल्किल हैलाइड को बदल दो तो इसकी स्पीड क्या रहेगी बनने की, तो साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है, ब्रोमीन का है और क्लोरीन का है, तो सबसे कमजोर बॉन्ड जो है वो R और I का है। तो अगर Mg इसके बीच में इंसर्ट हो गया, इसी के बीच में सबसे पहले इंसर्ट होगा, रीजन इज कि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे कमजोर है, तो इस बॉन्ड को सबसे पहले तोड़ेगा मैग्नीशियम, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होगी। RCl मजबूत है, सबसे स्लो ग्रेनाड बनाएगा। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास हेलोजेंस जो लिविंग ग्रुप है वो सेम है और आपके पास जो कार्बन का स्केलेटन है वो डिफरेंट है, तो जब मैग्नीशियम तीनों में इंसर्ट कर जाएगा, तो मैग्नीशियम अगर इसमें इंसर्ट कर गया तो यहाँ जो कार्बन फॉर्म होगा वो टर्शरी होगा, और टर्शरी कार्बन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसमें सबसे स्लो ग्रेनाड बनेगा। जबकि बात करें हम रिंग्स में, तो रिंग जितनी छोटी होती है वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ड्यू टू बेंट रूल, क्योंकि अंदर की तरफ इसमें पी कैरेक्टर की जोरा होता है, इसलिए बाहर की तरफ से कंपेंसेट करने के लिए एस फैक्टर बढ़ता है, इसलिए जितनी छोटी रिंग होगी वो उतना अच्छा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर सस्टेन कर पाएगी। तो इसलिए सबसे, अगर यहां मैग्नीशियम फंसेगा तो ये कार्बोनाइन सबसे स्टेबल होता है रिलेटिवली, ये वाला कार्बोनाइन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसका ग्रेनाड सबसे अच्छा बनता है, इसका ग्रेनाड रिलेटिवली खराब है। अगर हम बात करें ग्रेनाड RMGX के, अगर दो मोल जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है वो कई बार मिलके इस तरीके से बना लेते हैं, आपस में कंबाइन करके R2Mg और एक ल्यूइस एसिड। तो आप देखोगे अगर कभी भी RMGX एक्सेस में लिया हुआ है तो वहां पर कुछ एबनॉर्मल रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर जैसे एपॉक्साइड्स है तो एपॉक्साइड पिनाकोल करती हुई दिखाई देगी, जो हम प्रिपरेशन में देखेंगे। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, जब भी कभी एग्जाम में 2RMGX दे रखा है तो वहां पर आप नॉर्मल रिएक्शन नहीं करोगे, वहां कुछ एबनॉर्मल होने की पूरी टेंडेंसी होगी। अब बात करते हैं, अच्छा इसको हम इम्पोलंग भी कहते हैं। इम्पोलंग का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। इसका क्या मतलब होता है कि नॉर्मली जो होता है, अगर हम बात करें RX की, तो X यहां पर अगर मान लेते हो कोई लिविंग ग्रुप है तो इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, तो जनरली R पे प्लस चार्ज लाना नॉर्मल बात है, पर R पे आप माइनस ले आओ ये एबनॉर्मल बात है। तो ये ग्रेनाड के अंदर ऐसा हो सकता है। और RMGX में बनाता हूं तो Mg पे यहाँ प्लस है और R पे यहाँ माइनस है, तो R पे माइनस आ गया तो मतलब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई, और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब होता है कि इसे आप इम्पोलंग के नाम से दर्शा देते हो। अगर हम बात करें इसकी खूंखार नेचर के बारे में, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी रिएक्शन है वो है एसिड बेस्ड रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में आगे बढ़ते समय, कुछ भी करवाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कहीं वहां पर कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं मौजूद है जिससे ये एसिडिक प्रोटॉन खींच सके। कोई RMGX सबसे पहला काम यही करता है, बाकी सारे काम बाद में करेगा, सबसे पहले काम ये एसिडिक प्रोटॉन को नोचेगा जहां पर भी होगा। तो एसिडिक प्रोटॉन का किस किस का एसिडिक प्रोटॉन ये ले सकता है, तो मेनली OH, NH, ट्रिपल बॉन्ड CH, XH, HCN। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये उन सब पे हमला सबसे पहले बोलेगा, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। तो आप जनरल अगर मैं बात करूं तो आपके पास जैसे नाइट्रोजन फैमिली है उसके साथ अगर H लगा हुआ है, हेलोजन फैमिली के साथ H लगा हुआ है, ऑक्सीजन फैमिली के साथ H लगा हुआ है, तो उन सब के एसिडिक हाइड्रोजन पे हमला बोल देता है। अगर यहाँ इमीन है, इमीन की साइड वाला H है, ये भी एसिडिक होता है, इसे भी खींच लेता है ये, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को ये नहीं छोड़ता है, उनको ये निकाले, सबसे पहले ये उन्हीं को निकालेगा, उसके बाद कुछ और रिएक्शन स्टार्ट करेगा। कई बार ग्रेनाड बनाने की कोशिश की गई है और फेलियर देखने को मिला है, वो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देखते चलो। सबसे पहले अगर हम इस तरह की हैलाइड लेते हैं और इसमें मैग्नीशियम डालें तो मैग्नीशियम में फंस तो जाएगा, पर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ही एक मौजूद है फंक्शनल ग्रुप, और हो सकता है इसकी एक यूनिट और रही होगी। तो कई बार तो ये अपने ऊपर हमला बोल देता है, और कब अपने ऊपर नहीं बोलेगा तो ये अपनी एक और यूनिट होगी उसके ऊपर अटैक बोल के अपने आप को खत्म कर लेता है। तो इस तरह की ग्रेनाड बनाने की हम कोशिश नहीं कर सकते, हमें पहले इसको प्रोटेक्शन करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ एसिटल्स या किसी और तरीके से, उसके बाद अगर ग्रेनाड बनाओगे तो ग्रेनाड बन सकता है, लेकिन ऐसे ग्रेनाड नहीं बनते हैं। दूसरा अगर बात करें इसमें फंस तो गया MgBr, लेकिन ये MgBr इतना खतरनाक है कि इसको जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखता है ये तुरंत उसमें हमला बोल देता है, ये तुरंत इसके H को खींच लेगा, और एक बार इसका H इसने खींच लिया तो यहां पर ग्रेनाड तो खत्म हो चुका है और यहाँ पर OMgBr बन गया, तो कुछ और ही बन गया। इस तरह की ग्रेनाड बनाने की टेंडेंसी रखोगे, आप कोशिश करोगे तो आपको हमेशा असफलता ही मिलेगी। अगर हम बात करें बेंजाइल और एलाइल ब्रोमाइड की, इसमें ग्रेनाड बन तो जाते हैं, पर चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, ये इतने भयंकर होते हैं कि अपनी ही एक और यूनिट के ऊपर हमला करके अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो आप यहां पर भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के ग्रेनाड को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर रखा जाता है बचाने के लिए, वरना ये अपने ऊपर अटैक करके अपने आप को
फिनिश कर लेते हैं तो ये किसी काम नहीं आते। सिमिलरली यहाँ पर भी ये दोनों ही बहुत रिएक्टिव है, तुरंत अटैक करके इसको बाहर कर देगा। अगर आपके पास अगल बगल में ही दो प्रोबीन मौजूद हैं तो होगा ये कि ग्रेनाड एमजी फंस तो जाएगा, पर चूंकि बगल में ही लीविंग ग्रुप भी है तो ये तुरंत के तुरंत एलिमिनेशन कर जाएगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो नेगेटिव धक्का देकर इस बीआर को बाहर कर देगा, तो या तो एल्किन बन गई। इस तरह की ग्रेनाड भी आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा फेलियर ही मिलेगा। अगर 1 और 3rd पोजीशन में दो हेलिसेस मौजूद है तो पहले फंसेगा तो ये यहाँ, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कमजोर है। उसके बाद ये लिविंग ग्रुप मौजूद है, तुरंत इस पर अटैक करके बीआर को बाहर कर देगा और अपने आप को एक रिंग बना लेगा। ये तो ग्रेनाड रहा ही नहीं। तो इस तरह के अगर ऐसे स्केलेटन है और आप सोच रहे हो हम ग्रेनाड बनाएंगे इसके, तो ऐसे ग्रेनाड नहीं बना पाते हैं। ऐसे तो कुछ रिएक्शन हो जाती है अपने आप में ही और वो खत्म हो जाते हैं। सेम इसी तरह से अगर यहाँ एमजी फंसाओगे तो ये बेंजाइन बना लेगी, और बेंजाइन बहुत अनस्टेबल होती है, तुरंत अपने आप को डैमराइज करके कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेती है। यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि यहाँ अगल बगल में नहीं है लीविंग ग्रुप्स, यहाँ थोड़ा दूर जाकर है, तो एमजी यहाँ फंसेगा तो यहाँ ग्रेनाड बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ग्रेनाड आप बना सकते हो और यहाँ लीविंग ग्रुप का कोई चक्कर नहीं है। एक बात का बड़ा ध्यान रखना है आपको कि जब आप एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड ले रहे हो तो वहां पर आप टीएचएफ लेते हो, आप ET2O के साथ या डाइथाइल या डाइमिथाइल ईथर के साथ बनाने की कोशिश करोगे तो आपको फेलियर ही मिलेगा। रीजन इज क्योंकि आप डबल बॉन्ड को तोड़ने वाले हो। ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है और इसके साथ तोड़ोगे तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब आप ज्यादा एनर्जी देते हो तो होता यह है THF ET2O में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ET2 का काफी कम है, उस गर्मी से ये भाप बन के उड़ जाता है। और एक बार ईथर उड़ गया तो बचाएगा कौन मैग्नीशियम को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से। तो आप ऐसा करते हो, जब आप हीट दे रहे हो तो THF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो THF तो बचा रहता है उस हीट में, डाइथाइल या डाइमिथाइल ईथर जो है वो भाप बन के उड़ जाते हैं। तो इसलिए हम ये वाले ईथर यूज नहीं करते, हम THF ही वहां यूज करते हैं। तो अगर एराइल और विनाइल हैलाइड्स हैं तो वहां THF लेंगे, अदरवाइज आप ET2 से भी काम चला सकते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो ये थी एक जनरल प्रिपरेशन इसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके मेन प्रॉपर्टीज, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चारों तरफ फैली हुई है, ढेर सारी इसकी रिएक्शंस हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।